हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी रुकावट रास्ते नहीं रोक सकती। इस बात को साबित करके दिखाया है प्रणव देसाई ने, जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए खास मुकाम बनाया है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। बचपन में हुई पोलियो की बीमारी को भी प्रणव के हौसले के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने इसे कभी कमजोरी नहीं माना बल्कि शक्ति बनाया और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई करने के बाद प्रणव ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में अहम पदों पर काम किया और बड़ी जिम्मेदारियां निभाई। इसके साथ साथ प्रणव विशेष सामर्थ्यवान लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे। प्रणव ने बीजेपी के मिशन 272+ के लिए एंकर की भूमिका भी बखूबी निभाई। विशेष सामर्थ्यवान लोगों को बेहतर जीवन और उनका हक दिलाने के लिए प्रणव की कोशिशें जारी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश फेस टू फेस में। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसके जरिए आप जान गए होंगे कि आज किस व्यक्ति से हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये व्यक्ति हालांकि तमाम मीडिया में जरूर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक खास पहचान होती है। जहां चाह होती है वहां राह होती है, और ये कर दिखाया है प्रणव देसाई ने, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में न सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंजीनियरिंग MBA इन्होंने किया हुआ है, USA में कामकाज कर चुके हैं, मिशन 272+ से जुड़े हुए हैं, और तमाम इस देश में जो डिसेबल, जिसे कि ये स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं, विशेष सामर्थ्यवान लोग जो हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रणव जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। पहला सवाल आपसे यही होगा, एक आपके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ जीवन में कि आप ना सिर्फ अपने लिए प्रेरणा स्रोत बने, बाकी पूरे देश में जो स्थिति है, तमाम लोग इसे एक अभिशाप मान रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनकी जीवन जो है इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आपके जीवन में ये सोच कब आई कि हाँ, मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है? मुझे पोलियो हुआ 4 साल की उम्र में। तो जैसे समझ सकते हैं कि जब पोलियो होता है तो काफ़ी कुछ उम्मीदें कम हो जाती है, मगर परिवार ने एक दृढ़ संकल्प से मुझे पढ़ाई के ऊपर फोकस किया और काफ़ी कुछ प्रोत्साहित किया। तो मैं मानता हूँ कि वो पढ़ाई का जो फोकस था हमारे फैमिली में, उसकी वजह से मैं इंजीनियरिंग किया, MBA किया, और दोनों पैर में तकलीफ होते हुए भी एक सामान्य कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल, क्योंकि मैं अमेरिका में 15 साल से हूँ, तो पूरा एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड रहता है, एनवायरनमेंट रहता है। तो मैं दुनिया की 6 नंबर की IT सर्विसेज कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचा। तो ये सब जब सोचते हैं कि मैं 30 साल यहाँ पे भारत में रहा, 15 साल से अमेरिका में रहता हूँ, तो काफ़ी कुछ देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका जैसे और लंदन या सिंगापुर या भारत के बाहर, जो कि इवन ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में पीपल विद डिसेबिलिटी कैसे जीते हैं, कैसा गौरववंत, कैसा उनके लिए सरकार, समाज एक उनका ध्यान रखती है। तो और जब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 30 साल गुजरा और मेरे काम की वजह से भी मैं साल में 3-4 बार इंडिया आता रहता हूँ, तो काफ़ी लगाव तो रहता है। और उस वजह से मैंने देखा कि ये एक मामला है जो मैं कुछ कर सकता हूँ नेशन बिल्डिंग की। तो जब नेशन बिल्डिंग की बातें चली, इलेक्शंस का माहौल था, तो मैंने सोचा कि ये जो मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी बता रहे हैं, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मोदी जी को 1988 से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लीडर रहा था इंजीनियरिंग में। अच्छा। और तब से उनसे परिचय, मुलाकातें, तो हमेशा उनसे ये बातें होती रहती। वो भी बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में कि कुछ करना है। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। हमेशा वो इतने तत्परता से बात करेंगे कि हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब इलेक्शन का टाइम था तो मैंने उनको प्रपोज किया कि ये मामला जो है, और ऐसे देखा जाए तो ये सब जो अमेरिका में हो रहा है या बाकी कंट्री में, वो एक डेमोक्रेटिक वे की एक संगठन कि भारत देश में प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 6% लोग हैं जो कि स्पेशली एबल्ड लोग हैं, यानी कि 7 करोड़ लोग। तो 7 करोड़ लोग, अपना एक फैमिली साइज एवरेज 5 लोगों का फैमिली रहता है। तो 35 करोड़ लोगों से जुड़ने का आपको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। और ये इतना सही है क्योंकि अमेरिका में जब 12-13% उनके फेडरल टैक्स का, यानी करोड़ों रुपये, स्टेट का और फेडरल का मिला के 500 बिलियन यानी करीबन 30,000 करोड़ रुपए जब वो लोग खर्च करते हैं
इसके लिए, सॉरी 3 लाख करोड़। तो उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो एक बल होता है लोगों का संगठित होना, वो ज़रूरी है। इस पर हम आएंगे, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल था वो ये था, क्या कभी आपके साथ, आपने कहा परिवार का सपोर्ट मिला, कभी समाज में, कभी स्कूल कॉलेज किसी जगह, क्या मन में कोई कभी टीस ऐसी रही कि नहीं इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बराबर का मौका नहीं मिल रहा है? जरूर जो सामान्य सब इसके लिए इस वजह से मुझे लड़ना चाहिए, या इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? सवाल ये है कि मतलब मुझे कुछ करना है, जो मेरे जैसे बाकी लोग हैं जो कि स्पेशली डिसेबल लोग हैं, उनको इस तरह की हिकारत या इस तरह की अपॉर्चुनिटी, बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बराबर का मौका मिले, ये इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सोच कहाँ से आई? ये सोच ज़्यादातर तो देख के ही आई है कि जो अमेरिका में जो देखा कि पूरा इंक्लूसिव सोसाइटी, सब जगह जा नो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एक्सेसिबिलिटी, और यहाँ जब हम हर एक जगह पे, मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, MBA कर रहा था, एक पकड़ने का पाइप नहीं होता है। तो ये जो तकलीफें मैंने यहाँ पे उठाई है, मैं अपना जो कार था उसका लाइसेंस के लिए 3 महीने तक प्रॉब्लम रहा, जबकि अमेरिका गया तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे हैंड कंट्रोल कार पहले दिन से तैयार था। तो बहुत ही चेंजेस देखे, डिफरेंस देखे कि यहाँ पे कितनी सारी तकलीफें हमको यहाँ ट्रेन में अंदर जाने के लिए, बस में जाने के लिए, वो सब जो तकलीफें यहाँ पे देखी थी और उसके सामने एक देखा कि वहाँ पे कितना लाइफ है, तो वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। और सबसे बड़ी प्रेरणा क्योंकि मोदी जी का इसमें सहयोग रहा कि उनका भी सपोर्ट रहा कि चलो कुछ करना चाहिए। वो एक बहुत, क्योंकि कुछ भी अपना जो प्रेरणा होती है उसको अगर पॉलिटिकल भी सपोर्ट मिलता है, तो इस तरह से हमने वो ग्रुप बनाया। अब आपने कहा आप 1988 से नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं, तो ये इस बात की शुरुआत क्या उस दौरान ही हो गई थी, या फिर जब आपको लगा कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अब उनसे इस बारे में बातचीत करना चाहिए, इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, या अमेरिका जाने से पहले इस बारे में बातचीत हुई थी, या अमेरिका पहुंच करके जब आपने तमाम चीज़ें देखी उसके बाद आपने नरेंद्र मोदी से इस बात को डिस्कस किया? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। मैं शुरू किया था स्टूडेंट लीडर के हिसाब से, बट मैं अपने आप को बिकॉज मैं खुद पोलियो से हूँ, तो मैंने अपने आप को एक इस कॉज के लिए समर्पित किया था। तो 90s में भी जब मोदी जी से बात हुई, मैं बोलता था कि हम इसको ठीक करेंगे। तब तो ना तो प्रधानमंत्री थे, ना तो मेरे कुछ एक्सपोजर था, कुछ आइडिया, एक विजन रहता है कि इसमें कुछ करना चाहिए, कि ये जो तकलीफें हैं, उतना पता था कि बाहर के देशों में काफ़ी अच्छा है, देखा नहीं था। मगर जब जाने का मौका मिला तो, और फिर तो गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर था, काफ़ी मतलब ये तो फिर चालू हो गया। आपने जब 272+ मिशन चल रहा था आपका, जिसमें आप काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे, बहुत रूप से आप बातचीत कर रहे थे लोगों से, तमाम आप वोट देने की बात कर रहे थे, आपने उस दौरान कहा था मेरा पहला मिशन है 272+, और दूसरा मिशन ये है कि जितने भी लोग डिसेबल हैं या स्पेशली एबल हैं उनकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना। अब एक मिशन आपने अचीव कर लिया है, दूसरे मिशन की तरफ आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्या कुछ बातचीत हो रही है इस बारे में? चूंकि अब सरकार बन चुकी है, क्या अब आप कम्युनिकेट कर पाते हैं मिनिस्ट्री के साथ, PMO में, या फिर सीधे PM के साथ? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या मैं एक मिशन, इंडिया 272 एक मिशन था, उसमें मैं एंकर रहा, एम्पावरिंग द स्पेशली एबल ग्रुप, जिसके तहत हजारों वॉलंटियर्स ने काफ़ी रस दिखाया, काफ़ी वॉलंटियर काम किया। जैसे कि हमारा एक्ट जो पेंडिंग बिल है, राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, उसके लिए कई सारे सैकड़ों सजेशंस आए कि क्या चेंज आना चाहिए। तो मुझे काफ़ी कुछ लोगों से मिला सीखने को, तो वही सब करके अभी हमारा काम वही रहेगा। मैं कोई सरकार में नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ सलाह ज़रूर दे सकते हैं, और सुनने वाले भी हैं ये सरकार में, ये अच्छी बात है। आपसे जानना चाहेंगे, 1995 में एक इसको लेकर के एक एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके बाद से कितना बदलाव आप देख रहे हैं, कितनी चुनौतियां, अभी क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं अभी? इसलिए बीजेपी ने, आप अगर देखें तो एक मैनिफेस्टो में 7 कमिटमेंट्स दिए हैं फॉर पीपल विद स्पेशली एबल। तो वो 7 कमिटमेंट्स में एक है कि अच्छा सा कायदा, बिकॉज 1995 का जो एक्ट है उसमें इतना कुछ भी नहीं है जो कि आज की तारीख में जो चाहिए। आप देख सकते हैं 20 साल में कोई काफ़ी फ़र्क पड़ा नहीं है, इसीलिए नया बिल लाने की काफ़ी ज़रूरत है, और नया बिल जितना जल्दी आ सकता है उतना लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि एक्सेसिबल बनाएंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और बिल्डिंग कोड और वो सब। तो ये जो बातें हैं अभी, और मैं जहाँ तक जानता हूँ
जो चीज़ मैनिफेस्टो में रहती है मोदी जी उसको पूरी तरह से करवाएंगे, वो मेरा विश्वास है। तो ये चीज़ें होगी, अभी कैसे होगी ये सब काम करना पड़ेगा सबको साथ में। तो अच्छा ये है कि गवर्नमेंट या जो भी रूलिंग पार्टी जो है उन लोगों ने तो बोल दिया कि ये उनका विजन है, ये जो भी उनका मैनिफेस्टो है। अभी CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जो नया एक्ट आया है उसके तहत भी ऐसा माना जाता है कि करीबन 20,000 करोड़ रुपए हर साल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि समाज व्यवस्था के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो सब प्रोजेक्ट्स आएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऐसे सब आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि, और मेरी अपील है सब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कॉर्पोरेट CSR लीडर्स है, CII से बात किया, तो इसको 360 डिग्री से हमको हैंडल करना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट्स भी अपनी कंपनियों की डिसेबिलिटी पॉलिसी एडॉप्ट करें। वो लोग भी बोले कि हाँ 10 से 20% उनका जो 2% ऑफ द प्रॉफिट वो भी 2,000 से 4,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए अभी शुरू हुआ है, बहुत ही नई चीज़ है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट, और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। आज की तारीख में ये अवेयरनेस, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आप इसको एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को उनके राइट्स का पता नहीं है। एक जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, आप अगर बहुत ही करोड़ रुपए का एक बंगलो है, आप उसमें एक पकड़ने का पाइप लगाने का तो 1,000 रुपया खर्चा है। एक कॉलेज या स्कूल को ये वैचारिक हम दृष्टि से हम देखें तो खर्चे की बात नहीं है, ये मात्र एक सेंसिटिविटी और एक पर्सपेक्टिव कि अच्छा ये लोग भी दुनिया में है, उनके लिए क्या, ये एक जो सोच है वो बहुत, और ये बहुत ही सरप्राइज लगता है कि हर एक के घर में कहीं ना कहीं होता है, बट सबने स्वीकार लिया है कि हाँ वो तो कोने में रहेंगे, उनको खाना पानी दे देंगे और ठीक है वो वैसे ऐसे चलेगा, और वही हमको बदलना है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं प्रणव जी यहाँ पर।